अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने अपनी कैश फ्लो एस्टिमेशन के चैप्टर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। तो अब आपको स्क्रीन के ऊपर प्रॉब्लम नंबर 1 नज़र आ रही होगी। मैं इससे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। टोरेंस इंडस्ट्री इज़ कंसिडरिंग एन एक्सपेंशन। कोई एक फर्म है जो अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करना चाह रही है। उस ऑपरेशन को एक्सपेंड करने के लिए द नेसेसरी इक्विपमेंट वुड बी परचेज। उसे कोई इक्विपमेंट ख़रीदना पड़ता है जो कि 9 मिलियन का है। एंड इट वुड आल्सो रिक्वायर एन एडिशनल 3 मिलियन इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। और साथ में जब वो इक्विपमेंट ख़रीदते हैं तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल भी उसके लिए रिक्वायर्ड है। तो वर्किंग कैपिटल कितना मज़ीद रिक्वायर्ड है, वो है 3 मिलियन का। द टैक्स रेट इज़ 40%। टैक्स रेट हमारा है 40%। वट इज़ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट आउटले। तो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करें कि इसके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, ज़ीरो टाइम पीरियड के ऊपर कैश आउटफ्लो कितना होगा। तो स्टूडेंट पहले हम इसके पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। तो अब आपको स्क्रीन के ऊपर इसका सोल्यूशन भी नज़र आ रहा है। हमने सबसे पहले इक्विपमेंट कास्ट लिखी है 9 मिलियन की और इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल 3 मिलियन। तो ये दोनों को आप ऐड करेंगे तो हमारे पास इनिशियल आउटले आ जाएगा 9 मिलियन प्लस 3 मिलियन इज इक्वल टू 12 मिलियन। तो 12 मिलियन का हमारा जो है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आउटले होगा। ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। इसके बाद इसका पार्ट बी देखते हैं। कह रहे द कंपनी स्पेंड एंड एक्सपेंड्स 50,000 ऑन रिसर्च रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट लास्ट ईयर। कि फर्म ने लास्ट ईयर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो है 50,000 की जो है वो रिसर्च एक्सपेंसेस किए थे। तो कह रहा है वुड दिस चेंज योर आंसर एक्सप्लेन। क्या ये आपके आंसर को तब्दील करेगा, ये आपने इसकी वजाहत करनी है। स्टूडेंट्स, हमने पहले चैप्टर के जब डिस्कस कर रहे तो हमने वहाँ पे एक चीज़ डिस्कस की थी, जो लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस हो चुके होते हैं, जिनके आगे फ्यूचर में हमें बेनिफिट्स नहीं होने होते, वो हमारी संक कास्ट कहलाती हैं। संक कास्ट वो एक्सपेंसेस जिनका कोई फ्यूचर में बेनिफिट नहीं होना, वो अखराजात डूब चुके, अब उनका आगे कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो ऐसे अखराजात को हम कहते हैं संक कास्ट। और संक कास्ट जो है वो कैश फ्लो एस्टिमेशन के लिए रेलिवेंट नहीं होती, उसको हम कंसीडर नहीं करते। ये इंक्रीमेंटल कैश फ्लो नहीं है, हमें जस्ट अपने इंक्रीमेंटल कैश फ्लो से कंसर्न होता है। तो स्टूडेंट इसके लिए मैंने ये लिख भी दिया है, लास्ट ईयर एक्सपेंडिचर इज कंसिडर्ड अ संक कास्ट एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, सो इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द एनालिसिस। लिहाजा इसको एनालिसिस के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट तीसरी इसकी सी रिक्वायरमेंट थी, द कंपनी प्लान्स टू यूज अ बिल्डिंग इट ओन्स। कंपनी का प्लान था कि वो कोई बिल्डिंग का यूज करे जो कि उसकी अपनी है, बट लेकिन इज नॉट नाउ, अब नहीं, यूजिंग टू हाउस द प्रोजेक्ट, वहाँ पे प्रोजेक्ट को हाउस करने के लिए अब इसको वो यूज नहीं कर रही। द बिल्डिंग कुड बी सोल्ड फॉर 1 मिलियन आफ्टर टैक्स एंड रियल एस्टेट कमीशन। कह रहे हैं उस बिल्डिंग को अगर बेच दें तो टैक्सेस और कमीशन के बाद जो उसकी प्राइस बनती है वो 1 मिलियन है। हाउ वुड दैट अफेक्ट योर आंसर। तो क्या ये आपके आंसर को अफेक्ट करेगा। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है कि अगर वो बिल्डिंग जो हम वहाँ सेल आउट नहीं करते, वहाँ पे प्रोजेक्ट हमारा रन होता है, तो इट मीन्स हमने अपनी इस 1 मिलियन की जो हमें गेन होना था, प्राइस मिली थी, इसको सेक्रीफाइस कर दिया है। ये अल्टरनेटिव कास्ट है जिसको हम अपॉर्चुनिटी कास्ट कहते हैं। तो हमने चैप्टर में डिस्कस किया था जितनी भी अपॉर्चुनिटी कास्ट होती हैं वो हमारी रेलिवेंट कैश फ्लोज होते हैं, उनको हम ज़रूर कंसिडर करते हैं। तो आंसर मैंने इसका लिख दिया है, द पोटेंशियल सेल ऑफ बिल्डिंग रिप्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी कास्ट ऑफ कंडक्टिंग द प्रोजेक्ट इन दैट बिल्डिंग। वो एक अपॉर्चुनिटी कास्ट है उस बिल्डिंग में प्रोजेक्ट को कंडक्ट करने के लिए। अगर वहाँ पे प्रोजेक्ट ना हो तो हम उस बिल्डिंग को कहीं और यूज करके उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सो पॉसिबल आफ्टर टैक्स सेल प्राइस
मस्ट बी चार्ज अगेंस्ट द प्रोजेक्ट एज अ कास्ट। तो वो लिहाजा प्रोजेक्ट की कास्ट के तौर पर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जो है वो चार्ज की जाएगी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास थी इसकी प्रॉब्लम नंबर 1 जो हमने सॉल्व कर ली। इसके बाद अब हम चलते हैं अपनी सेकंड प्रॉब्लम पर। तो स्टूडेंट सेकंड प्रॉब्लम में कह रहा है कि इनवर्स कम्युनिकेशंस इज ट्राइंग टू एस्टिमेट द फर्स्ट ईयर नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो एट ईयर 1 फॉर अ प्रपोज प्रोजेक्ट। ये कोई प्रपोज प्रोजेक्ट है, उसकी फर्स्ट ईयर के कैश फ्लो एस्टिमेट करने हैं। इज ट्राइंग टू एस्टिमेट फर्स्ट ईयर नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो एस्टिमेट करना है जस्ट फर्स्ट ईयर का। द फाइनेंशियल स्टाफ हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द प्रोजेक्ट। और फाइनेंशियल स्टाफ ने जो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हैं वो उसने हमें बता दी हैं। क्या इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स? नंबर 1 उसने सेल्स हमें बताया 10 मिलियन, ऑपरेटिंग कास्ट बताई 7 मिलियन, डेप्रीसिएशन बताई 2 मिलियन, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बताए 2 मिलियन। द कंपनी हैज अ 40% टैक्स रेट। टैक्स रेट कंपनी का 40% है एंड इट्स वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। इसका पार्ट ए है, कह रहा है व्हाट इज द प्रोजेक्ट्स ऑपरेटिंग कैश फ्लो फॉर द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए इसके ऑपरेटिंग कैश फ्लो को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स ये हम इसके फर्स्ट ईयर के ऑपरेटिंग कैश फ्लो को कैलकुलेट कर रहे हैं। सेल हमें 10 मिलियन गिवन थी, उसमें से ऑपरेटिंग कास्ट 7 मिलियन हमने अपनी माइनस कर दी। तो EBIT हमारे पास कैलकुलेट हो रही है 3 मिलियन। इस EBIT में से अब हम माइनस करेंगे अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है क्वेश्चन में गिवन था 2 मिलियन, उसको माइनस किया तो EBT अर्निंग बिफोर टैक्स हमारे पास कैलकुलेट हो जाती है 1 मिलियन। अब इसमें से टैक्स को कैलकुलेट करना है। टैक्स रेट आपने अभी जैसे कि देखा क्वेश्चन में हमें 40% गिवन था, तो अब 40% टैक्स ले लें, यानी 1 का 40% दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.4 मिलियन। इसको माइनस कर दें, ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर टैक्स आ जाती है 0.6 मिलियन। अब इस ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर टैक्स में आप अपनी डेप्रीसिएशन को ऐड बैक करें जो कि 2 मिलियन की। तो जब 2 मिलियन को ऐड बैक किया तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमारे पास बन गए 2.6 मिलियन, जिसको आप 26 लाख भी कह सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमने अपने फर्स्ट ईयर के ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो थे वो उसके कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम स्टूडेंट्स अपने इसकी पार्ट बी पर मूव करेंगे। देखिए स्टूडेंट, अब आपको इसका पार्ट बी नजर आ रहा होगा। इफ दिस प्रोजेक्ट वुड कैनलाइज द अदर प्रोजेक्ट्स बाय 1 मिलियन ऑफ कैश फ्लोज, कि यानी कि ये और दूसरे प्रोजेक्ट के साथ मिल जाए तो उस वक्त आपको कैश फ्लो होते हैं 1 मिलियन के बिफोर द टैक्स। व्हाट वुड दिस चेंज योर आंसर टू पार्ट ए। तो कह रहे कि अगर इसके कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स 1 मिलियन हो, एक सेकंड स्टूडेंट, 1 मिलियन ऑफ कैश फ्लोज बिफोर टैक्सेस। बिफोर टैक्स अगर कैश फ्लो 1 मिलियन है तो आप बताएं कि आपके आंसर के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो स्टूडेंट उसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा प्रीवियस जो पार्ट ए की है उसमें कैश फ्लोज हमारे पास जो थे वो बिफोर टैक्सेस कितने थे। तो हम यहाँ पर अगर देखें यानी EBT देखें तो वो हमारी पिछले पार्ट में भी क्या थी, 1 मिलियन ही थी। तो लिहाजा इसकी वजह से अब हमारे आंसर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि अर्निंग बिफोर टैक्स जो है वो हमारे पास दोनों केसेस में सेम है 1 मिलियन की। इसके बाद इसका पार्ट सी देखिएगा स्टूडेंट, कह रहा है इग्नोर पार्ट बी इफ द टैक्स रेट ड्रॉप टू 30%। कह रहा है पार्ट बी को इग्नोर करते हुए ये देखें कि अगर आपका टैक्स रेट 30% पे ड्रॉप कर जाए, हाउ वुड दैट चेंज योर आंसर टू पार्ट ए। तो आप बताएं कि आपके आंसर जो पार्ट ए में कैलकुलेट किया गया है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ टैक्स रेट ये देखें, आपको जैसे अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा है 1 मिलियन आपकी ये EBIT आई थी, ये टैक्स रेट आपने 40% यूज किया था, यहाँ पे 30% यूज करेंगे जस्ट।
यानी ये अब आपका जब 30% यूज़ करेंगे तो यहाँ पे 0.3 मिलियन आ जाएगा। जब यहाँ पे 0.3 मिलियन आएगा तो ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर टैक्स आपकी 0.7 मिलियन कैलकुलेट हो जाएगी, और इसमें जब डेप्रिसिएशन 2 मिलियन की ऐड करेंगे तो आंसर 2.7 मिलियन का कैलकुलेट हो जाएगा। तो जस्ट ये आपका फ़र्क पड़ेगा कि आपके ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो इंक्रीज़ कर जाएंगे, कि आपका टैक्स रेट जो है वो ड्रॉप कर जाने से। तो इसको दोबारा रीवर्क करना है जस्ट इस चेंज के साथ आपने। तो स्टूडेंट्स ये हमने अपनी जो पहली फर्स्ट 2 प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर ली हैं। अब हम चलते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट अब आपको स्क्रीन पे प्रॉब्लम नंबर 3 भी नज़र आ रही होगी कि एयर सर्विसेज इज़ नाउ इन फाइनल ईयर। कोई एक प्रोजेक्ट था जो अपने फाइनल ईयर में चल रहा है। द इक्विपमेंट ओरिजिनली कास्ट, जो उसके लिए इक्विपमेंट खरीदा गया था उसकी ओरिजिनल कास्ट थी 20 मिलियन, ऑफ विच जिसमें से 80% हैज़ बिन डेप्रिशिएटेड। स्टूडेंट याद रखिएगा कितने परसेंट डेप्रिशिएट हो चुका, 80% डेप्रिशिएट हो चुका है। अब वो जो प्रोजेक्ट है, यूज प्रोजेक्ट है, उसको आज मार्केट में जाकर सेल आउट करते हैं तो हमें उसके मिलती है 5 मिलियन, यानी उसकी सॉल्वेज वैल्यू जो है वो 5 मिलियन है। एंड इट्स टैक्स रेट, और उसका टैक्स रेट है 40%। व्हाट इज द इक्विपमेंट आफ्टर टैक्स नेट सॉल्वेज वैल्यू। तो कह रहे हैं कि आप बताएं कि उसकी जो सॉल्वेज वैल्यू आफ्टर टैक्स कितनी होगी। ये बिफोर टैक्स आपको सॉल्वेज वैल्यू गिवन है, तो कह रहे हैं आप ये बताएं कि आपको इसके ऊपर आफ्टर टैक्स जो है वो सॉल्वेज वैल्यू कितनी मिलेगी। तो स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन अब आपको सोल्यूशन जो है स्क्रीन पे मैं शो करवा रहा हूँ, ये देखिएगा। अब सबसे पहले हम उसकी लिख रहे हैं ओरिजिनल कास्ट 20 मिलियन जो क्वेश्चन में गिवन थी। फिर डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट की 16 मिलियन। कैसे भला कैलकुलेट की, 20 मिलियन की प्रोजेक्ट की कास्ट थी, ये ब्रैकेट में नीचे मैंने कैलकुलेशन लिख भी दी है। उसने कहा था 80% ये डेप्रिशिएट हो चुका, तो 20 मिलियन का 80% कैलकुलेट करें। 20 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 16 आंसर आ जाएगा। तो 16 मिलियन आपकी डेप्रिसिएशन हो चुकी। इसके बाद इसकी बुक वैल्यू कैलकुलेट की गई है स्टूडेंट्स। तो बुक वैल्यू कैसे आएगी, ओरिजिनल कास्ट में से हमने सिंपल डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया है। ओरिजिनल कास्ट क्वेश्चन में गिवन थी 20 मिलियन, डेप्रिसिएशन अभी हमने एक स्टेप ऊपर कैलकुलेट कर ली है 16 मिलियन। तो 4 मिलियन की उसकी स्टूडेंट्स बुक वैल्यू आ गई। अब जबकि सॉल्वेज वैल्यू यानी उसकी इस वक्त सेल प्राइस कितनी है, 5 मिलियन। तो अब स्टूडेंट देखें हमारे पास जो चीज़ थी 4 मिलियन की, वो मार्केट के अंदर इस वक्त सेल आउट हो रही है 5 मिलियन की। इट मीन्स वी आर अर्निंग द कैपिटल गेन। हमें इसके ऊपर कैपिटल गेन मिल रहा है। कितना कैपिटल गेन मिल रहा है, 1 मिलियन का। 1 मिलियन को हम दूसरी तरह अगर लिखना चाहे लाख की फॉर्म में, तो 10 लाख का हमें इसके ऊपर कैपिटल गेन हो रहा है। अब इसके ऊपर टैक्स रेट कितना है स्टूडेंट्स, तो टैक्स रेट उसने हमें बताया था कि आपका टैक्स रेट है 40%। क्वेश्चन की आपको सेकंड लास्ट लाइन में मिड में गिवन है टैक्स रेट 40%। तो अब ये आप 1 मिलियन यानी 10 लाख का 40% लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.4 मिलियन या फिर 4 लाख इसको कह सकते हैं आप। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब आफ्टर टैक्स सॉल्वेज वैल्यू चाहिए थी आपको, तो सॉल्वेज वैल्यू बिफोर टैक्स जो थी वो आपके पास 5 मिलियन थी। उसमें से 0.4 मिलियन को आप माइनस कर दें। जब 0.4 मिलियन को माइनस करेंगे तो आंसर वुड बी 4.6 मिलियन आपका कैलकुलेट हो जाएगा, यानी आपका आंसर होगा 46 लाख का आपका आंसर कैलकुलेट होता है। तो स्टूडेंट्स दैट इज द सॉल्वेज वैल्यू आफ्टर टैक्स विच वी हैव कैलकुलेटेड 46 लाख और 4.6 मिलियन। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास हमारी प्रॉब्लम नंबर जो 3 है ये कंप्लीट हो जाती है। अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 4 में कह रहा है कि कोई फर्म थी तो वो एवेल्युएट कर रही है कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट दैट शुड लास्ट फॉर 4 ईयर, जिसकी लाइफ 4 ईयर है।
प्रोजेक्ट रिक्वायर्स 8 लाख ऑफ इक्विपमेंट। उस प्रोजेक्ट के लिए 8 लाख के इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है। अब जो उस फर्म की मालकन थी, शी इज अनश्योर व्हाट डेप्रिसिएशन मेथड टू यूज इन हर एनालिसिस। उसको ये था कि कौन सा मेथड जो अपने एनालिसिस में डेप्रिसिएशन का यूज करें, वो इस वाले से जरा अनश्योर थी। स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर 3 ईयर या फिर 3 ईयर का माइकर एक्सेलरेटेड मेथड यूज किया जाए। अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट वुड बी डेप्रिशिएटेड इवनली ओवर इट्स 4 ईयर लाइफ। अगर स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया जाए तो हमें इसको पहले ही जानते हैं कि वो 4 ईयर में इक्वल डेप्रिसिएशन के साथ जो है वो डेप्रिशिएट हो जाएगा। हाफ ईयर कन्वेंशन उसने कहा इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट हमें कह रहा है द एप्लीकेबल माइकर्स डेप्रिसिएशन रेट आर। अगर हम माइकर मेथड को यूज करेंगे तो उसके लिए जो टैक्स रेट्स डिफरेंट ईयर में यूज होंगे वो उसने हमें बता दिए 33%, 45%, 15% और 7% एज जिसका ये चैप्टर के अंदर हमें गिवन थे, और ये टेबल दिया जाता है नॉर्मली क्वेश्चन के साथ या टैक्स रेट बता दिए जाते हैं। द कंपनीज वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल इज 10% और कंपनी की वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 10% है एंड इट्स टैक्स रेट इज 40% और फर्म का टैक्स रेट जो है वो 40% है। अब उसकी रिक्वायरमेंट देखें, व्हाट वुड द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बी ईच ईयर अंडर ईच मेथड। करके दोनों मेथड के तहत हर साल का अलग अलग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करें। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में कह रहा है विच डेप्रिसिएशन मेथड वुड प्रोड्यूस हायर एनपीवी, और ये भी बताएं कि किस मेथड के तहत एनपीवी ज्यादा ग्रेटर कैलकुलेट होगी। तो स्टूडेंट सिंपल सा काम है, 2 टेबल आपको बनाना पड़ेंगे। पहले मैं डील कर रहा हूं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड को। तो स्टूडेंट देखिए, पहला कॉलम हमने बनाना है ईयर्स का, सेकंड कॉलम बनाया डेप्रिसिएशन का, फिर टैक्स सेविंग का, फिर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का, और लास्ट वन प्रेजेंट वैल्यू का। तो स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन मेथड में अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी, ये नीचे कैलकुलेट की गई है। आपके 8 मिलियन की उसकी कास्ट थी, 8 लाख की सॉरी, 4 ईयर लाइफ की 4 से डिवाइड कर दें तो आपकी डेप्रिसिएशन ईच ईयर कैलकुलेट हो रही है 2 लाख की। तो देखिएगा कि आपके हर साल में डेप्रिसिएशन यही 2 लाख की अमाउंट प्लेस कर दी गई है। इसके बाद डेप्रिसिएशन से हमने कैलकुलेट करनी है टैक्स सेविंग। टैक्स सेविंग कैसे कैलकुलेट होगी, इसका फार्मूला ये आपको अब स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। टैक्स सेविंग इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट। तो टैक्स रेट स्टूडेंट्स हम जानते हैं क्वेश्चन में हमें 40% गिवन है, तो सिंपल 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100 करें तो आपके पास टैक्स सेविंग आ जाएगी 80,000 की। हर साल यही होगी क्योंकि आपकी हर साल डेप्रिसिएशन सेम है, और डेप्रिसिएशन सेम क्यों है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन एक जैसी होती है। इसके बाद हमने प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर को कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर को कैलकुलेट करने का फार्मूला आप लोग पहले भी जानते हैं, 1/1 प्लस r की पावर n लिया जाता है। 1/1 प्लस r की पावर n लेते हैं। तो इसमें 2 वैल्यूज चाहिए आपको, एक r की और एक n की। स्टूडेंट r की जगह आप यूज करेंगे वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म, जो कि क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से ऊपर वाली लाइन में 10% गिवन है, 10%। और फर्स्ट ईयर के लिए N1 आएगा, सेकंड ईयर के लिए N2, थर्ड के लिए 3 और 4 ईयर के लिए 4। तो इसके मुताबिक आप प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर को कैलकुलेट कर लेंगे। जब आपके पास टैक्स सेविंग और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का कॉलम डेवलप हो चुके दोनों, तो इनको सिंपली मल्टीप्लाई करें, प्रेजेंट वैल्यू का कॉलम आपके पास क्रिएट हो जाएगा। और लास्ट में इसी प्रेजेंट वैल्यू के कॉलम को ऐड कर दें तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू स्टूडेंट कैलकुलेट हो जाएगी, जैसे कि कैलकुलेट हुई आपको नजर आ रही है 2,53,520। तो ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होती है अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। अब स्टूडेंट्स यही ऑलमोस्ट प्रोसेस जो है हम इसको माइकर टेबल के लिए भी रिपीट करेंगे। उसके लिए देखिएगा स्टूडेंट, उसी तरह ईयर का कॉलम, एक कॉलम बीच में मैंने ऐड किया आपके आसानी के लिए,
डेप्रिसिएशन रेट जो क्वेश्चन में गिवन थे और फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब ये डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट हो रही है, आपके पास कास्ट थी 8 लाख, फर्स्ट ईयर के लिए 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 33/100, सेकंड ईयर के लिए 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 100, थर्ड ईयर के लिए 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100 और लास्ट एंड फोर्थ ईयर के लिए 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 7/100 आप करेंगे तो आपके पास हर साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी, जो कि इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। इसके बाद आप टैक्स सेविंग इसकी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो टैक्स सेविंग का स्टूडेंट्स वही फार्मूला, हर एक साल के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को अब मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100 करें तो आपके पास टैक्स सेविंग का कॉलम भी क्रिएट हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर स्टूडेंट्स वही कैलकुलेट होने हैं जो आप प्रीवियस में कर चुके हैं, क्योंकि वेटेड एवरेज कास्ट ऑफ कैपिटल सेम है और उसके बाद नंबर ऑफ ईयर भी सेम है, तो सेम प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आपका कैलकुलेट होगा। अब जब प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का कॉलम और टैक्स सेविंग का कॉलम दोनों कॉलम्स जब क्रिएट हो गए तो आप टैक्स सेविंग कॉलम और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू का कॉलम क्रिएट हो जाएगा और फिर इसी प्रेजेंट वैल्यू के कॉलम का सम कर लें तो ओवरऑल प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है 2,66,281। अब दोनों मेथड्स के तहत आप डेप्रिसिएशन प्रेजेंट वैल्यू का मुआवजा कर लें तो आप देख रहे हैं कि आपकी पास प्रेजेंट वैल्यू जो है वो माइकर मेथड के तहत ग्रेटर आ रही है। तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से आपकी एनपीवी जो है वो भी माइकर टेबल के तहत हायर आएगी। कितनी हायर आएगी, तो दोनों प्रेजेंट वैल्यूज़ का आप आंसर कैलकुलेट कर ले तो वो डिफरेंस भी आप इस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने अपने चैप्टर की फर्स्ट 4 प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, तो इनको सॉल्व कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो शाम तक मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करके पूछ लीजिएगा ताकि नेक्स्ट प्रॉब्लम्स करने में हमें आसानी हो। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ी सी इससे कॉम्प्लिकेटेड भी होंगी, अगर आपने ये कर ली तो आपको फिर कुछ ना कुछ आसानी हो जाएगी। तो स्टूडेंट आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह।